स्वागत है दोस्तों हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम आ चुके हैं ओम प्रकाश सर जी के पास, जिन्होंने बीपीएससी में 67वीं बीपीएससी में 25वीं रैंक हासिल की है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। सर, जब आपका रिजल्ट आया उस समय का माहौल क्या रहा होगा, उसके बारे में थोड़ा। जब रिजल्ट आया तो मैं उस समय अपने ऑफिस में था और हमारे साथ हमारे एसडीओ रैंक के पदाधिकारी रोशन जी और एक जेई राजेश्वर जी थे और उसी समय रिजल्ट का नोटिफिकेशन और मैसेज हमारे मोबाइल पर आया। तो मैंने देखा तो उसमें बीपीएससी का जैसे ही रिजल्ट खोला तो पहले ही पेज पर 17 नंबर पर सीरियल नंबर 17 और रैंक 25 मतलब पर ओम प्रकाश लाल का नाम दिखा। तो मैं चौंक गया और मैंने तुरंत मैं खड़ा हो गया और उनसे कहा एसडीओ साहब से कि लीजिए आप रिजल्ट आ गया है, एसडीएम के रूप में बिहार प्रशासनिक सेवा में चयनित होंगे। तो सब लोग बधाई देने लगे, एसडीओ साहब भी बधाई दिए, बोले चलिए बधाई हो आपको एसडीएम साहब। सब लोग गले मिलने लगे और उसी समय मिठाई मिठाई मंगा के सब लोग खिलाने लगे, सब लोग गले लगाने लगे। तो पूरे ऑफिस में जश्न मनने लगा। तो फिर सब लोग कहे कि अपने घर पे सूचना दे दीजिए। तो घर पर उसी समय फ़ोन किए। उसके बाद फिर घर आए। तो घर आए तो घर पर पूरा लोगों का भीड़ जुट चुका था और सभी पूरे शहर के समाज सेवी, बुद्धिजीवी, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, सभी लोग, मोहल्ले वाले, पड़ोसी, सभी लोग आ गए थे घर पे और भीड़ लगी हुई थी। काफी भावुक पल रहा होगा उस समय का। सर, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से ली और बताइए उसके बारे में। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे पैतृक गांव देवस्थापुर, जो इटाढ़ी से पश्चिम में है। इटाढ़ी से पश्चिम अगर जाएंगे तो ठोरा नदी पार करने पर देवस्थापुर गांव आता है और देवस्थापुर गांव में मेरी प्राथमिक शिक्षा क्लास 1 से 5 तक वहीं पर हुई। चूँकि प्राथमिक विद्यालय देवस्थापुर में 5 के बाद शिक्षा की सुविधा नहीं थी, तो उसके बाद मैं बक्सर आ गया और यहाँ पर 6 से लेकर के और मैट्रिक तक की परीक्षा मेरी पढ़ाई यहाँ पर हुई, जिसमें 6 क्लास की पढ़ाई मेरी नेहरू स्मारक मध्य विद्यालय सिद्धनाथ घाट बक्सर से हुई और 7th से लेकर के मैट्रिक बोर्ड तक की पढ़ाई एमपी हाई स्कूल बक्सर से हुई। उसके बाद मैं एमबी कॉलेज से आईएससी किया और एमबी कॉलेज से ही बीएससी पार्ट 1 भी किया। लेकिन चूँकि मेरे पिताजी का अचानक से देहांत हो गया जब मेरी उम्र 14 से 15 वर्ष के बीच में थी, तो उस समय मैं मैट्रिक कर रहा था। तो मैट्रिक के समय ही पिताजी का देहांत हो गया। तो अब इसी तरह मैंने आईएससी कर लिया एमबी कॉलेज से, बीएससी पार्ट 1 भी कर लिया था। लेकिन घर परिवार चलाने के लिए माताजी थीं, 3-3 बहनें थीं, तो ज़िम्मेवारी घर परिवार की आ गई। तो उसके चलते मुझे एक जॉब भी करनी थी, तो मैंने एक जॉब जॉइन की लैब असिस्टेंट की। तो उसमें मुझे बीएससी पार्ट 1 एमबी कॉलेज का छोड़ दिया मैंने और मैं बाद में फिर से इग्नू से बीएससी किया और इग्नू से बीएससी करने के बाद मैंने पीजी भी इग्नू से ही किया और नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया। फिर आईएएस और बीपीएससी का पीटी मेंस इंटरव्यू दिया। उसके बाद आज मैं सफल हुआ। जी सर, तो काफ़ी बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि इंटर में आर्ट्स ले कि साइंस ले, अगर हमको यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करनी होगी तो इसका मतलब आपके मतलब मन में क्या विचार है कि ऐसा क्या करना चाहिए? देखिए, यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी जिस भी बच्चे को करनी है, यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी जिस भी बच्चे को करनी है, तो इसमें सभी सब्जेक्ट से सफल हुआ जा सकता है। साइंस सब्जेक्ट भी ठीक है और आर्ट्स सब्जेक्ट भी ठीक है। ये सही है कि अभी यूपीएससी के रिजल्ट में या बीपीएससी के रिजल्ट में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड के बच्चों का अधिक प्रतिशत देखा जा रहा है। लेकिन आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे भी अच्छा प्रदर्शन किए हैं और मैंने तो हिंदी साहित्य ऑप्शनल रख कर के ही मैं सफल हुआ हूँ, जो कि मानविकी का ही विषय है। और हालाँकि मेरा बैकग्राउंड साइंस का है और मैं बीएससी मैथमेटिक्स हूँ, लेकिन फिर भी मैं हिंदी साहित्य रख कर के मैं सफल हुआ हूँ। तो इसलिए इसमें साइंस या आर्ट्स का कोई बहुत बड़ा विभेद नहीं है। साइंस के बच्चे भी सफल होते हैं और आर्ट्स के बच्चे भी सफल होते हैं। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो बीपीएससी की तैयारी की है वो कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान से ही की होगी, तो मतलब आपका सिलेबस कहाँ से पूरा हुआ बीपीएससी का टोटल? बीपीएससी का तैयारी शुरू से नहीं किया था, शुरू से मैंने आईएएस की तैयारी की थी
और सेल्फ स्टडी से तैयारी की थी। जब मैं पहली बार आईएएस का पीटी दिया था, तो उस समय मेरी पोस्टिंग आरा में थी और आरा और बक्सर, मतलब बक्सर में माताजी रहती थी, घर था बक्सर में, पैतृक घर बना हुआ था बक्सर में, पिताजी ने बनाया था। तो आरा से बक्सर आने जाना रहता था ट्रेन से, और ड्यूटी करते थे वहाँ पर। फिर सैटरडे संडे घर पर, संडे वनडे को घर पे आना ही था। तो ट्रेन में आते जाते बहुत सारी पढ़ाई हमने की है, और ऑफिस के लंच ब्रेक में भी, या जब भी समय मिलता था घर पर या ऑफिस में पढ़ते थे अपना। तो उसी दौरान सेल्फ स्टडी से मैंने आईएएस का पीटी निकाला, कोई गाइडेंस नहीं था। और उसके बाद मेंस के परीक्षा के दौरान भी पहली बार तो सेल्फ स्टडी से ही दिया था, लेकिन उसमें मेंस में नहीं हो सका। तो फिर बाद में जा कर के हमने कुछ गाइडेंस, बलराम तिवारी सर हमारे हिंदी साहित्य के, उन्होंने हमको गाइड किया, और उनका बहुत ही हमारे गुरु बलराम तिवारी सर का हम पर मार्गदर्शन उनका अच्छा रहा। अब तो वे पढ़ाते नहीं हैं, वृद्धावस्था में हैं, लेकिन सर का मार्गदर्शन बहुत इम्पोर्टेंट रहा हमारे लिए। और उसके बाद हिंदी साहित्य में मुझे अच्छे अंक प्राप्त हुए, और मैं आईएएस के इंटरव्यू में भी पहुंचा, और बीपीएससी के इंटरव्यू में पहुंचा। यूपीपीसीएस का 4 बार इंटरव्यू दिया, लेकिन सफलता, अंतिम रूप से सफलता अभी मिली है। सर तो मतलब पहली बार यूपीएससी का जो सीएससी का एग्जाम का पीटी आपने कब दिया होगा? पहली बार यूपीएससी का एग्जाम मैंने 2006 में दिया था, और उसमें उसके बाद मैंने उसमें मेंस भी दिया था। सर आपका माध्यम क्या रहा है इस एग्जाम में, मेंस के लिए? इस एग्जाम में मैंने इंग्लिश मीडियम में दिया है, लेकिन पहले के प्रयासों में मैं हिंदी मीडियम में देता था। मैंने आईएएस का इंटरव्यू भी जब दिया था तो हिंदी मीडियम में ही दिया था, और सारे प्रयास मैंने हिंदी मीडियम में दिए थे। इस बार मैंने प्रयास इंग्लिश मीडियम में दिया है। जी सर। तो अब थोड़ा आगे चल के हम चर्चा करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही है और उसके बुक्स क्या रहे होंगे, ये आप बताएं हमें सर। प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटजी मुख्यतः देखिए, प्रीलिम्स निकालने के लिए उसको कई पार्ट में प्रीलिम्स को अध्ययन करना है। जैसे जीएस का पेपर होता है बीपीएससी में, तो जीएस में 150 क्वेश्चन आते हैं, और 150 क्वेश्चन में 35-40 क्वेश्चन इतिहास से आते हैं, और 20 से 25 क्वेश्चन भूगोल से आते हैं। उसके अलावा इकोनॉमी और पॉलिटी से भी प्रत्येक खंड से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। साइंस से 30 क्वेश्चन, करेंट से 30 क्वेश्चन, और मैथ और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आते हैं। बिहार स्पेशल भी 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस तरह से इन खंडों पर विशेष फोकस रखना है। ठीक है, सबसे पहले आप एनसीईआरटी को तैयार करिए। एनसीईआरटी 6 से 12 तक की बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक का कुछ अध्ययन करिए। जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत हुए, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की बुक हुई, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा की बुक हुई, और इस प्रकार से साइंस के लिए टीएमएच भी पढ़ सकते हैं। भूगोल के लिए महेश बर्णवाल को पढ़ लीजिए, या माजिद हुसैन को किसी एक बुक को पढ़ लीजिए। तो इस तरह से मुख्य के लिए आप स्टैंडर्ड बुक का अध्ययन करें। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को बार बार उससे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से आपकी तैयारी का लेवल का पता चल जाएगा। ठीक है सर, जहाँ तक देखा जा रहा है कि कई टीचर ऐसे बता रहे हैं कि एनसीईआरटी को आप मत पढ़िए, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स को आप जब पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी के बेस पर ही स्टैंडर्ड बुक्स को बनाया गया है, तो एनसीईआरटी को नहीं भी पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड बुक्स के पढ़ने से काम चल जाएगा आपका। क्या ये सही है? नहीं, एनसीईआरटी को तो पढ़ना मस्ट है, मेरा मानना है। एनसीईआरटी को पढ़ना मस्ट है। एनसीईआरटी को पढ़ना सिर्फ नॉलेज अध्ययन करना ही उद्देश्य नहीं होता है। एनसीईआरटी को पढ़ने से, एनसीईआरटी को पढ़ने से ये भाषा पर पकड़ बनती है। एनसीईआरटी को पढ़ने से लेखन शैली आपकी समृद्ध होती है। अब जब लेखन शैली समृद्ध होगी तभी आप मेंस की परीक्षा क्वालिफाई कर पाएंगे। पीटी तो मान लीजिए नॉलेज आपने कहीं से भी ग्रहण किया है, कोचिंग से या अपनी सेल्फ स्टडी से या एनसीईआरटी से या बुक से, स्टैंडर्ड बुक से, तो नॉलेज आपने ग्रहण किया, उसके आधार पर आप पीटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिक कर देते हैं और सही निकाल पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन मेंस में उत्तर लेखन की जो शैली है, अगर एनसीईआरटी आप अध्ययन करते हैं तो उससे आपको भाषा शैली और उत्तर लेखन शैली में विशेष फायदा होता है। और कई बार तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पीटी मेंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जी सर। तो पीटी का तो चलिए सर ने बता दिया, अब मेंस की बारी है, तो मेंस पे आपका क्या सर स्ट्रेटेजी रहा है?
और बुक्स क्या-क्या आपने फॉलो की? मेंस के लिए भी वही बुक पढ़नी है जो मैंने बताई है। एनसीईआरटी को पढ़ना है और स्टैंडर्ड बुक जैसे स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक, और इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की बुक, और साइंस के लिए टीएमएच की बुक पढ़ लीजिए। भूगोल के लिए महेश बर्णवाल या माजिद हुसैन की बुक पढ़ लीजिए। तो सर सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने से, मान लीजिए 5-6 स्टैंडर्ड बुक्स हमको दिख रहे हैं, उनको सिर्फ पढ़ लेने से और एनसीईआरटी को कवर कर लेने से बीपीएससी का सिलेबस कवर हो जाता है? हाँ, मेंस का सिलेबस सिर्फ इतने से नहीं कवर होगा। मेंस के लिए आपको मेंस हो या पीटी हो या इंटरव्यू हो, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, दोनों का जो सिलेबस है मात्र इतने बुक को पढ़ने से नहीं होगा। इसके लिए आपको करंट पर पकड़ बनानी होगी। करंट न्यूज़ जो नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ सारे पर पकड़ बनानी होगी, और इसके लिए आपको प्रतिदिन एक या 2 न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, ठीक है? और इस न्यूज़पेपर में आपको अगर हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जनसत्ता या हिंदुस्तान या दैनिक जागरण कोई एक पेपर पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। ऐसे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी की परीक्षा में। सर इंटरव्यू के लिए तैयारी कब से शुरू कर दें? इंटरव्यू देखिए एक दिन में तैयारी होने वाली प्रोसेस नहीं है, या 1-2 महीने में तैयारी इंटरव्यू का नहीं किया जा सकता है। इंटरव्यू का हम लोग इंटरव्यू कह देते हैं, लेकिन यूपीएससी ने इसको पर्सनैलिटी टेस्ट कहा है, और पर्सनैलिटी एक दिन में तो डेवलप नहीं होती है, ठीक है? पर्सनैलिटी तो होल प्रोसेस है ना, पूरे लाइफ के दौरान ये पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी, बीपीएससी के लिए, वो अपने पर्सनैलिटी को अभी से उसको ढालने का प्रयास करें कि हमको यूपीएससी के लायक या बीपीएससी के कैंडिडेट के रूप में हमको अपना आचरण रखना है, अपनी बोली, अपना व्यवहार, अपना रहन-सहन, अपना चलने का, बैठने का, हर चीज़ का ढंग जो है अपना यूपीएससी और बीपीएससी के स्टैंडर्ड में ढालने का प्रयास करें, और एक दिन में वो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं। आज आपका इंटरव्यू होने वाला है तो आप 10 दिन में चेंज नहीं कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी को। इसलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो है एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और इसको हमेशा और निरंतर इसको करना होगा। इसलिए इंटरव्यू की तैयारी वैसे तो मेंस का रिजल्ट जिस दिन आता है या मेंस का परीक्षा आप दे करके आते हैं तो इंटरव्यू पर फोकस्ड हो जाना चाहिए, और पूरी तरह से इंटरव्यू के लिए क्या-क्या आपके फोकस्ड एरिया हैं, क्या-क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या-क्या आपके वीक पॉइंट है, उस पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। क्या-क्या से किस-किस क्षेत्र से पूछ सकता है, उन पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, और आपको प्रत्येक दिन अपने इंटरव्यू की तैयारी करते रहना चाहिए। जी सर। तो ऐसे बच्चों के मन में सवाल रहता है कि क्या इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया जा सकता है, अगर एक एवरेज स्टूडेंट है तो? तो एवरेज स्टूडेंट के लिए ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल है, वो कोई मतलब एकेडमिक टॉपर नहीं रहा है, तो क्या आपका विचार है सर? देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर आदमी के लिए अलग परिस्थितियाँ होती हैं। मेरी कुछ परिस्थितियाँ डिफरेंट थी जिसके चलते मुझे लंबा संघर्ष करना पड़ा, और कई प्रयासों के बाद ये सफलता मिली है। लेकिन बहुत से बच्चों ने या बहुत से छात्र-छात्राओं ने पहली बार में ही निकाला है, और पहली बार में ही वो एसडीएम या डीएसपी या एसपी या डीएम बने हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई पहले प्रयास में भी हो जाता है, कोई दूसरे-तीसरे प्रयास में होता है, कोई 5वें प्रयास में होता है, कोई अंतिम प्रयास में भी होता है। तो ये सब मेहनत और किस्मत का संयोग है। जिस दिन आपकी मेहनत और आपकी किस्मत मेल खा जाती है तो उस दिन आपका रिज़ल्ट आ जाता है। प्रयास करना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है। तो आपको बताते चले कि सर लगभग 17 साल से तैयारी कर रहे थे। तो सर आप ये बताइए एस्पिरेंट्स को कि क्या वो ना करें कि वो पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर जाएँ? देखिए क्या नहीं करना है, मैं सबसे पहला तो जिन छात्रों को पहले किन गलतियों को मतलब किन गलतियों को नहीं करना है, इसमें तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जो लगाव है बच्चों का, उससे दूरी बना लेनी है।
आपको हम बता दे रहे हैं अपने एग्जांपल से कि मेरा फेसबुक पर कोई अकाउंट नहीं था, तो उस वीडियो को पटना से एक पत्रकार भारत सूचना के वीडियो बनाए थे, उन्होंने भेजा और फेसबुक के माध्यम से भेजा, तो मेरा फेसबुक अकाउंट नहीं था, वो खुल नहीं रहा था। तो मुझे मजबूरी में घर पर आए तो रात को 12 बजे मैंने फेसबुक अकाउंट बनाया। तो मैं सफल होने के बाद फेसबुक अकाउंट बनाया हूँ। आज देखते हैं कि नए-नए बच्चे या बच्चियाँ फेसबुक पर सक्रिय रहते हैं। व्हाट्सएप तो ज़रूरी चीज़ हो गया है, उस पर सक्रिय रहिए, लेकिन थोड़ा बहुत अपना पढ़ने का समय निकालिए। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम या ट्विटर पर आप मतलब अपना काम भर ही समय दीजिए और उससे जुड़े रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कूपमंडूक बन के रहना है, कूपमंडूक नहीं बनना है और टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है उससे जुड़ कर रहना है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय अपना सोशल मीडिया पर नहीं बर्बाद करना है, अध्ययन पर लगाना है, पहली बात। दूसरी बात, अध्ययन जो है टारगेट बेस्ड होना चाहिए। कुछ भी पढ़ रहे हैं, कभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कभी पॉलिटी उठा लिए, कभी इकोनॉमी उठा लिए, कभी साइंस पढ़ रहे हैं, कभी करंट का मैगजीन उठाए तो 2 दिन वहीं पढ़ रहे हैं। ऐसी सफलता मिलने में बहुत ही देर लग जाती है। हम लोग इसके भुक्तभोगी हैं। एक टारगेट बेस्ड तैयारी करिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए और टाइम मैनेजमेंट के साथ तैयारी करिए, ठीक है? बाँध लीजिए कि हाँ, हमको 24 सितंबर को, जैसे इस बार 30 सितंबर को पीटी होने वाली है, तो 30 सितंबर है तो 9 महीना उधर है, 1 महीना इधर है, 10 महीना है अभी पीटी के लिए। तो 10 महीना में हम कितने 6 महीना में हम पीटी की तैयारी कर लेंगे, 2 महीना में रिवीजन कर लेंगे और 2 महीना टेस्ट का प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से मैंने सेकंड रिवीजन कर लेंगे, तो इस तरह से बना लीजिए, या 8 महीना में तैयारी कर लेंगे, 2 महीना में रिवीजन करेंगे, इस तरह से। अब 8 महीना में कब कौन-कौन सब्जेक्ट कब तैयार करेंगे, पॉलिटी कब करेंगे, इकोनॉमी, इसको भी पार्ट वाइज बाँट लीजिए। 1 मंथ के अंदर क्या-क्या सब्जेक्ट तैयार करेंगे, आज क्या पढ़ना है इसको भी तय कर लीजिए सुबह में या रात में कि हमको संडे के दिन क्या पढ़ना है, फिर मंडे के दिन क्या पढ़ना है, इसको भी तय कर लीजिए। फिर भी दिन भर अपना पढ़ाई के बाद उसका एनालिसिस भी करिए। कुल मिलाकर के गलतियाँ वो नहीं करिए जिससे आपका समय बर्बाद हो। समझ गए ना? घूमना-फिरना, दोस्ती करना या बहुत ज़्यादा फ़ोन पर लंबी-लंबी चैटिंग करना, ये सब तो बहुत बाद में भी मतलब कर सकते हैं आप। ये जो गोल्डन ईयर है ना, ये गोल्डन ईयर अगर निकल गया ना, तो फिर आप कभी भी बीपीएससी या यूपीएससी नहीं बन पाएँगे। अगर हम लोग अभी भी मने ये भगवान का लाख-लाख शुक्र है कि हम लोग को सफलता मिल गई है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको सफलता अंततः नहीं मिल पाती है। तो हो सकता है कि हम सर, तैयारी का माध्यम क्या होना चाहिए अगर निश्चित सफलता चाहिए तो? तैयारी अगर मान लेते हैं कि बच्चा हिंदी में 20 में 10 जानता हो और इंग्लिश में 20 में 5 जानता हो, तो उसके लिए क्या सही माध्यम क्या रहेगा? देखिए, तैयारी का माध्यम हिंदी माध्यम से भी तैयारी कर के लोग सफल हुए हैं, इंग्लिश माध्यम से भी तैयारी करके लोग सफल हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हिंदी माध्यम से लोग सफल नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये कहिए कि आईएएस की जो सक्सेस वाली लिस्ट है, उसमें हिंदी मीडियम के बच्चे का प्रतिशत कम है इंग्लिश मीडियम की तुलना में। ये तो सच्चाई है कि अंग्रेजी माध्यम के बच्चे अधिकांश रूप से सफल हो रहे हैं। हिंदी माध्यम के बच्चों का प्रतिशत कम हुआ है। लेकिन बच्चा जो है वो कन्फ्यूज़ रहता है कि वो हिंदी माध्यम से पढ़े या फिर इंग्लिश माध्यम से पढ़े? देखिए, हिंदी इंग्लिश माध्यम से अगर बच्चा सहज महसूस कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसे इंग्लिश मीडियम से देना चाहिए यूपीएससी या बीपीएससी। अगर सहज महसूस कर रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ, हम इंग्लिश मीडियम से कर सकते हैं, तो इंग्लिश मीडियम से करें। उसको लग रहा है कि नहीं, इंग्लिश मीडियम मेरे बस की बात नहीं है, या मैं शुरू से ही हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ और मुझे हिंदी मीडियम में ही मैं सहज महसूस कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम में मैं अपने को आराम से एक्सप्रेस कर सकता हूँ और बढ़िया से हम लिख सकते हैं मेंस और निकाल सकते हैं, तो उसको हिंदी मीडियम से देना चाहिए। अब किसी को इंग्लिश मीडियम नहीं उसके लिए सहज है या उसके लिए भार के समान है, तो उस पे बोझ ला देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी मीडियम से भी लोग सफल हुए हैं, बक्सर से भी लोग सफल हुए हैं और पूरे बिहार से भी सफल हुए हैं और इंडिया में भी सफल हुए हैं। हिंदी मीडियम से बहुत सारे बच्चे सफल हो रहे हैं। सर, बच्चे अपनी मनोवृत्ति की पहचान कैसे करें कि मतलब वो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करे या फिर यूपीएससी, बीपीएससी के लिए जाए? तो मतलब आर्थिक परिस्थिति को छोड़ देते हैं, अपने मनोवृत्ति की पहचान कैसे करें? ये तो स्वयं पहचान करना है ना, बच्चे में सर, अट्रैक्शन। क्या-क्या फैक्टर होने चाहिए? देखिए, बच्चे में अट्रैक्शन एक एक तो होता है कि बच्चे में अट्रैक्शन होता है कि नहीं, हमको ये डीएम बनना है, हमको एसपी बनना है, हमको एसडीएम बनना है, हमको डीएसपी बनना है, हमको
हमको जज बनना है या हमको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, ये अंदर से बात आती है, ये अंतरात्मा की आवाज होती है। हम और आप या कोई गार्जियन अगर उस पर थोप देता है कि नहीं तुम्हें यही बनना है, तो ये उसके स्वधर्म के खिलाफ होगा। ठीक है, तो सर बच्चे अपने स्वधर्म को पहचाने। सर मतलब ऐसा मनोवृत्ति की पहचान मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आंसर राइटिंग है, अगर बच्चे को आंसर राइटिंग नहीं आता है तो वो धीरे धीरे करके सीख सकता है, या फिर अगर मैथ उसको अच्छे से आता है तो एसएससी सीजीएल की तरफ जाए या फिर सीएचएसएल की तरफ जाए? देखिए, आंसर राइटिंग नहीं आता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 12वीं फेल भी आईपीएस बने, आईएएस बने मनोज शर्मा, तो ये तो हमारे सामने बहुत उदाहरण है कि एक बार 12वीं फेल करने वाले लोग भी आईएएस बन गए और आईपीएस बन गए। तो ये बहुत बड़ा माने आश्चर्य नहीं है। आंसर राइटिंग नहीं आती है तो आंसर राइटिंग सीखने से आंसर राइटिंग भी आ जाएगी, कौन बड़ी बात है। सर तो जज्बा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, अंदर से जज्बा होना चाहिए कि नहीं मुझे आईएएस बनना है, नहीं हमें बीपीएससी कंप्लीट करना है। तो आंसर राइटिंग कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आंसर राइटिंग की तो बस प्रैक्टिस करिए, आप बैठ करके मेंस लिखिए 3 घंटा। उसी तरह पीटी में अगर क्वेश्चन नहीं मार पा रहे हैं तो आप 2 घंटा बैठ करके बीपीएससी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए या आईएएस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। हर चीज दुनिया में हर चीज संभव है, ठीक है ना। बस करने का जज्बा होना चाहिए, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति जो है वो रहनी चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप बस पत्थर को चीर करके भी रास्ता निकाल सकते हैं। दशरथ मांझी इसके उदाहरण है। सर सिलेबस कवर करने का सही तरीका क्या है? सिलेबस कवर करने का तरीका सबसे पहले तो कि सिलेबस को आप पहले पढ़ लीजिए अच्छा से, किस किस चीज़ को हमें पढ़ना है सिलेबस में जान लीजिए। और जान लेने के बाद देखिए कि सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे सवाल आते हैं। उसके बाद उसी इम्पोर्टेंस के अनुसार उसको प्रायोरिटाइज कर लीजिए। जिस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं, जिस टॉपिक से सवाल आने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसको ज़्यादा महत्व दीजिए। और जिस टॉपिक से कम सवाल आते हैं या उसके सवाल आने की फ्रीक्वेंसी कम दिख रही है, तो उसको उसी अनुसार महत्व दे करके उसी अनुसार उस पे समय निर्धारित कर दीजिए और उतना ही महत्व के अनुसार उसको पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़ना पूरे सिलेबस को है, किसी को छोड़ना नहीं है। जो सिलेबस में बहुत उपेक्षित है, जो बिल्कुल ही नहीं आने की संभावना है, उसको अगर समय कम है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन समय है तो उसको भी थोड़ा-सा देख लीजिए, क्योंकि पीटी मेंस इंटरव्यू कहीं न कहीं वो हमसे टकराएगा ही। तो सिलेबस को आधा-अधूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिलेबस को पूरा ही पढ़ना चाहिए। जी सर, तो सर अगर कोई बच्चा ज़ीरो लेवल से तैयारी करना चाहता है, तो वो क्या करेगा और उसको कितना टाइम लेना चाहिए तैयारी करने के लिए? जीरो लेवल से तैयारी करने के लिए कम से कम 1 साल तो उसको पहले तैयारी करनी चाहिए, कम से कम 1 साल, ठीक है? 1 से डेढ़ साल अगर वो तैयारी पहले सेल्फ स्टडी या एनसीईआरटी की बुक का या स्टैंडर्ड बुक का अध्ययन कर लेता है, या किसी को अगर कोचिंग की सहायता लेना चाहता है, तो कोचिंग की भी सहायता ले सकता है। लेकिन एक कम से कम 1 साल तैयारी कर लेता है, तो पीटी देने लायक हो जाता है। 1 साल लेकिन तैयारी करनी चाहिए, लगभग 1 साल। इस बार जो बीपीएससी ने समय भी निर्धारित किया है, तो इस बार अनाउंस कर दिया है बीपीएससी ने कि 30 सितंबर को पीटी होगा। 30 सितंबर लगभग 10 महीने है। तो 10 महीने है तो ये भी एक पर्याप्त समय है पीटी की परीक्षा निकालने के लिए। इस समय अगर तैयारी दिसंबर में कोई बच्चा करता है तो दिसंबर 1 महीना है और 9 महीना उधर है, तो 10 महीने ही पर्याप्त है पीटी की तैयारी के लिए। जी सर। सर आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे करें अगर एक नॉर्मल बच्चा है तो? आंसर राइटिंग की एक कला है। आंसर राइटिंग अगर आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान आंसर राइटिंग किया है, तो उसी को आपको आगे बढ़ाना है। हाँ, अंतर ये है कि आप यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो उसको लॉन्ग में लिखते हैं, और यहाँ पर बीपीएससी या यूपीएससी की परीक्षा के डिमांड के अनुसार लिखना है। यूपीएससी में बड़ी लंबे-लंबे क्वेश्चन नहीं है, उसमें शब्द की सीमा है और उसमें फालतू बात या बातों का दोहराव नहीं करना है। कंसाइज़ वे में लिखना है और इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखना है, प्रासंगिक चीज़ें नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसी को लिखिए। इधर-उधर की बातों को भूमिका और में बहुत ज़्यादा नहीं उलझाना है। डायरेक्ट टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है? और टू द पॉइंट लिखना है कि एग्ज़ामिनर उसको समझे और उसको समझ करके नंबर दे दे। जी सर। सर सिर्फ स्टैंडर्ड बुक से ही तो नहीं हो पाएगा, आपने खुद बताया कि करंट अफेयर को भी देना है ध्यान। तो सर स्टैंडर्ड बुक प्लस करंट अफेयर प्लस एनसीईआरटी, तो सर किसको कितना वेटेज दे अगर पर डे की तैयारी करनी है तो? देखिए, एनसीईआरटी की 6 से 12 बुक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है।
आप उसको कम वेटेज दें या ज़्यादा वेटेज दें का महत्व नहीं है। पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लें एक बार, 6 to 12 की एनसीईआरटी की बुक खरीद लें और उसके बाद उसको पूरा पढ़ जाएँ, अच्छे तरीके से पढ़ जाएँ और कीवर्ड जो है जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनका नोट्स बना लें, शॉर्ट नोट्स अपने से बना लें। अपने से नोट्स बनाएँगे तो एक बार पढ़ेंगे, दूसरी बार नोट्स बनाएँगे, तो लिखेंगे तो उस दौरान आपको याद हो जाएगा। उसके बाद नोट्स बनाने के बाद फिर स्टैंडर्ड बुक का अध्ययन करें या अगर किसी कोचिंग से जुड़े हैं तो वहाँ से अध्ययन करें। तो इससे आपका, अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेते हैं अच्छे से, उसका भी नोट्स बना लेते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कोई कि आप कोचिंग करके ही पढ़ें। आप अपने स्टैंडर्ड बुक को पढ़ करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर करके आप अपने स्वयं प्रैक्टिस करके सेल्फ स्टडी से भी निकाल सकते हैं। बहुत लोगों ने सेल्फ स्टडी से निकाला भी है परीक्षा। जी सर, तो चलते चलते अपन इंटरव्यू के अंतिम समय में आ गए हैं, तो सर लास्ट में आप ये बता दीजिए हमें कि गुरु मंत्र क्या होगा अगर आपके अनुसार देखें तो इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए? इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए गुरु मंत्र बस एक ही है, मेहनत, मेहनत और मेहनत। मेहनत करिए, लगातार मेहनत करिए, धैर्य नहीं खोना है। सिविल सेवा परीक्षा एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन है और इसमें बहुत ही धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ तैयारी करनी होती है। भगवान का आशीर्वाद रहा तो आप पहले प्रयास में भी सफल हो सकते हैं, लेकिन अगर कभी पहले प्रयास में असफलता मिलती है तो आपको निराश नहीं होना चाहिए और हताश नहीं होना चाहिए। आपको दुगनी और मेहनत करनी चाहिए और तत्परता से जुट करके आपको आगे परीक्षा देनी चाहिए और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय निकालने के लिए। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पे सभी जगह इस वीडियो को फैला दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।